हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आशा है अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ सामने आए हैं। विषय का नाम है इतिहास। सोशल साइंस में यह सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये केवल 10th के लिए ही नहीं, आगे भी अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जनरल स्टडी में इसको रखा गया है, इतिहास को। 10th के बच्चे बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट से और आपने बहुत बार सुना होगा कि यह एक बोरिंग सब्जेक्ट है, नींद आ जाती है इसे देखने में, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप एक बार पढ़कर देखिए, कहानी और किस्सों के माध्यम से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे और जब यह खत्म होगा तो आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, एक भी नहीं छूटने वाला है। शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के लिए यह है इतिहास और इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप जानते होंगे आप लोग, दुनिया में 7 महादेश हैं और 7 महादेश में एक महादेश यूरोप भी है। कभी हम मैप पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, तो कुल मिला के चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है। चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, अनेकों देशों की चर्चा है। तो और जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से पाठ्य पुस्तक में आपको भटकने का मौका मिल जाएगा। हम आपको उसको सुसज्जित ढंग से, बेहतरीन ढंग से और इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक उसमें से हम लोग क्लियर करेंगे। एक है फ्रांस में राष्ट्रवाद, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, फिर पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण और फिर पढ़ेंगे यूनान की स्वतंत्रता। और भी है इसमें, पोलैंड की क्रांति, ऑस्ट्रिया की क्रांति, ये सब भी है। लेकिन हम कुल मिला के यूरोप में राष्ट्रवाद में इस 4 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक है फ्रांस में राष्ट्रवाद, फिर है इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण और यूनान की स्वतंत्रता। क्लियर है? तो जो पहला हम लोग टारगेट फिट करेंगे फ्रांस में राष्ट्रवाद, उस फ्रांस में राष्ट्रवाद में 3 क्रांति। फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था, ये सब कहानी हम आगे आपको बताएंगे। और उसके बाद फ्रांस में कुल मिला के 3 बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई। तीनों क्रांति को इस अध्याय में हमें पढ़ना है। पहली क्रांति 1789 में हुई थी, दूसरी क्रांति 1830 की जुलाई क्रांति और तीसरी और फाइनल क्रांति 1848 की क्रांति हुई थी। इन पर इसको हम विशेष प्रकार से, विस्तृत प्रकार से पढ़ेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन का सबसे VVI क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है राष्ट्रवाद क्या है। क्योंकि ये चैप्टर ही राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा से हम आपको रूबरू कराते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की, आधुनिक का मतलब नया, विश्व की राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना का वाहक बनती है। ये इसकी परिभाषा है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक एकता की भावना होती है। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं और आप कहीं जाके कहिएगा कि हम बिहारी हैं, हम यूपी वाले हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं और हम एक दूसरे से लड़ लें, तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये क्षेत्रवाद है कि हम अपने अपने के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद उसे कहते हैं कि हम हैं बिहारी, कोई है गुजराती, कोई है मराठी, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक देश के नाम के नीचे, और वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। जैसे आपको याद होगा 1 या 2 साल पहले चले जाइए तो जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ था, वही 14 फरवरी के दिन हुआ था और उस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। हो सकता है हम जहां के हैं, आप जहां के हैं, हमारे और आपके घर के आसपास के गांव के उसमें एक भी जवान नहीं थे, लेकिन क्या आप उदास नहीं थे? क्या आप हताश नहीं थे? पूरा देश रो रहा था, पूरा देश उदास था, पूरा देश बदले की भावना में जल रहा था। जबकि मरने वाला हो सकता है मराठी हो, मरने वाला हो सकता है साउथ इंडिया का हो, लेकिन गुस्सा, दुख हमें भी हुआ था। हम कहां बिहार के, मरने वाला कहीं दूर का। ये जो भावना हमारे अंदर थी, ये है राष्ट्र प्रेम, इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। एक राष्ट्र के लिए सब अलग अलग, हम लोग अलग अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग हम लोग का व्यंजन है खाने का, लेकिन जब बात आती है भारत की तो हम इकट्ठा होकर एक सुर में आवाज लगाते हैं और हम लोग एक देश के लिए एकता को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद।
क्लियर। तो राष्ट्रवाद तो हमारे यहाँ ठीक ठाक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। ये शताब्दी आप शायद नहीं समझते होंगे। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेकर 1900 ईस्वी तक। जैसे 1820, 1830, 1850, 1890, इसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। इससे पहले यूरोप में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लास्ट में है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद को एक छोटे से बात में समझाने का होगा तो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय साम्राज्य, मतलब जैसे एक ही जगह है और वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। जैसे भारत ही 500 से ज्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ था आजादी से पहले, वो सब इकट्ठा होकर एक जगह एक राष्ट्र बना। तो राष्ट्रवाद बताता है कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्य नहीं होना चाहिए, ये सारे बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर एक साम्राज्य होना चाहिए, राष्ट्रीय साम्राज्य, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। और हम लोग एकता, जैसे भी हो एकता, एक दूसरे के बीच लगाव, एक दूसरे की संस्कृति, इन सब को मिला के अगर हम एक देश के लिए बोलते हैं, एक देश के लिए सोचते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ। और इसी 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे कहां कहां हुआ, उसी की कहानी है इस चैप्टर में। हम शुरू करते हैं। तो हम पहला टारगेट हमने फिक्स किया है फ्रांस में राष्ट्रवाद से। फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, 3 तरीके से पढ़ेंगे। यहां पर 3 क्रांति हुई और ये तीनों क्रांति राष्ट्रवाद का वाहक बनी। तो हम पढ़ते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद, और फ्रांस में राष्ट्रवाद में पढ़ते हैं 1789 की क्रांति। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। और फिर हम मिलते हैं 1789 की क्रांति के साथ। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद, और ये है फ्रांस में राष्ट्रवाद में 1789 की क्रांति। वैसे तो अगर आप 9th में हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 9th में एक चैप्टर ही है फ्रांस की क्रांति, तीसरा चैप्टर है। और वहां पर जो फ्रांस की क्रांति है उसमें केवल एक ही क्रांति के बारे में पढ़ना है, वो है 1789 की क्रांति। तो ये 9वां का टॉपिक है। लेकिन हम आपको अगर फ्रांस पढ़ा रहे हैं और फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपने 9वां में इतिहास नहीं पढ़ा हो, तो हम आपको वहां की कहानी लेकर चलते हैं। क्लास लंबा होगा, ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ऐसे बहुत सारे आएंगे लिख के चले जाएंगे। मेन है हमको सुनिए आप अच्छे से गौर से, कहानी सुनाएंगे आपको, सारा सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार इसको देखिएगा और याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते आंसर। ठीक है, शुरू करते हैं 1789 की क्रांति। तो किस्सा तो बहुत पहले से है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था थी। फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। पादरी जो पूजा करते थे चर्च में, कुलीन मतलब अमीर व्यक्ति लोग युद्ध लड़ते थे, और एक थी साधारण जनता जिसमें किसान मजदूर ये सब आते थे। और फ्रांस में कई सारे राजा हुए, अधिकतर का नाम लुईस रहा, लुई। और लुई बहुत फेमस राजा थे और वही क्रम आगे बढ़ता गया और एक आए लुई 14। तो आपको उनकी जो बातें थी वो बताएंगे, उससे आप समझ जाइएगा कि वो कैसे शासक थे। जैसे लुईस 14 कहते थे मैं ही राज्य हूं। उनकी निरंकुशता देखिए, एक शब्द बार बार यूज करेंगे, निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है, देखिए निरंकुश, निर्जोर अंकुश। निर मतलब नहीं और अंकुश मतलब कंट्रोल। वैसा शासक, वैसा राजा जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, अपनी मन की करता हो, मनमानी करता हो। और जब शासक निरंकुश हो जाएगा, मनमानी करेगा, तो जनता में डर का माहौल हो जाएगा, भ्रष्टाचार होने लगेगा, क्योंकि जो उसके मन में आएगा वो करेगा। तो लुईस 14 से शुरू हुआ था मनमानी। लुईस 14 कहता था मैं ही राज्य हूं। फिर आए, वो चले गए, तो उनका बेटा बना राजा लुईस 15। लुईस 15 खूब आराम से रहा जीवन भर। जितना खजाना में पैसा भरा हुआ था, राजा का खजाना होता है, वो सब खाली करते गया। भर दिन अय्यासी करता था, मदिरा पीना। और उस समय का छोड़िए, आजकल के ज़माने में कहिएगा मदिरा पीना मतलब दारू पीना, ऑर्केस्ट्रा देखना बैठ के। भर दिन उसका वही काम था। जनता क्या कर रही है, कैसे कर रही है, मतलब नहीं है। टैक्स वसूलो और ऐश करो। जब वो मरने लगा तो बताइए वो क्या बोल के गया। मरने लगा तो लुईस 15 कहता है मेरी मृत्यु के बाद फ्रांस में प्रलय होगा। ये बोलते हुए बुढ़वा मर गया। बूढ़ा मरा, उसका बेटा था जिसका नाम है लुईस 16वां। लुईस 16वां, ये लुईस 16वां लुई 15 का बेटा था। ये मात्र 20 वर्ष का लड़का था
और 20 वर्ष में इसे फ्रांस की राजगद्दी मिल गई। वास्तव में देखिएगा तो 1774 में ये जितने राजा आपको हम कह रहे हैं कि लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16, लुईस 12, लुईस 11, ये सब एक राजवंश के थे और वो राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। राजवंश समझते होंगे, किसी वंश का नाम होता है। जैसे आजकल मान लीजिए अंबानी की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं ना अंबानी का बेटा है, या अंबानी के फैमिली का है। उसी प्रकार उस समय में वंश चला करता था, कोई एक वंश का हो, उसका बेटा हो, उसका पोता हो, उसका पोता हो, तो हम कहते थे इस वंश का शासन चल रहा है। और फ्रांस में काफी लंबे समय से बुर्बो राजवंश का शासन था और ये लुईस 16वां बुर्बो राजवंश का ही शासक था, जो मात्र 20 साल की आयु में 1774 में गद्दी पर बैठा। हमने आपको कहा जो लुई 15वां थे खूब ऐश मौज किए थे, खूब सारा धन खर्च किया था, तो खजाना खाली हो गया था। जनता पे कर का बोझ बजेगा, टैक्स लेगा जनता से ज्यादा, और जनता में भय व्याप्त होगा। ये भी शासक एकदम समझ लीजिए झपैत था, बिल्कुल निरंकुश। निरंकुश मतलब कोई कंट्रोल नहीं। वैसे भी 20 वर्ष का लड़का होगा, समझ रहे हैं ना, टीन एज होगा, मतलब जो मन में आता था करता था, किसी की सुनता नहीं था। ऊपर से क्या हुआ, एक तो अपने बर का झपैत, ऊपर से इसका शादी हो गया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। इससे पहले देखिए लुईस 16वां कहता है मेरी इच्छा ही कानून है। फिर से वापस चलते हैं, लुईस 14वां कहता था मैं ही राज्य हूं। लुईस 15वां बोला मेरी मृत्यु के बाद फ्रांस में प्रलय होगा। ये 20 साल का लड़का ये कहता है मेरी इच्छा ही कानून है। इच्छा मतलब समझे ना, हमारा जो इच्छा होगा वही कानून है। जैसे मान लो हमारा इच्छा हुआ कि आज के बाद फ्रांस में कोई बाल नहीं रखेगा, सब टकला रहेगा। राजा उठा भोरे भोरे, अब बोल दिया कि आज से फ्रांस में सब टकला रहेगा, तो टकला रहना पड़ेगा। ऐसा वाला बोल रहा है ये, मेरी इच्छा ही कानून है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा निरंकुश था, किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का नहीं सुनता था, जो मन में आता था करता था। उसके बाद इसकी शादी हुई, और शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, नाम था मेरी एंतोइनेट। अजीब सा नाम है लेकिन याद हो जाएगा। मेरी एंतोइनेट से इसकी शादी होती है, विवाह हुआ। काफी खूबसूरत थी पत्नी, लेकिन जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा ये खर्चा करती थी, बहुत खर्चीली थी, मतलब फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध थी। इतनी प्रसिद्ध थी कि फ्रांस के लोग इनको मैरी एंतोइनेट नहीं बोल के और कहते थे मैडम डेफिसिएट। डेफिसिएट का मतलब होता है बहु खर्चीला। ये फेमस थी पूरे फ्रांस में, इतना एक्स्ट्रा खर्चा करती थी। जैसे अगर दासी ही होगी तो हजारों दासियां रहती थी, जो कपड़ा एक दिन पहन लिया दोबारा नहीं पहनेगी। कपड़ा बहुत दूर दूर से बन के आता था। बहुत सारा खर्च अपने ऊपर करती थी, मेकअप में, अपने ज्वेलरी में, इन सब पर खर्च करती थी और फेमस थी। बहुत अमीर घराने की थी और यहाँ आके इतनी अमीर थी कि आज तक इसे गरीबी का दर्शन नहीं हुआ है। इसके बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है, इतिहास में आप पढ़िएगा, 9th में खार के पढ़ना है इसको, कि एक दिन क्या हुआ, जनता भूख से व्याप्त है। जनता को अपने लोग के जैसे यहाँ रोटी चावल ये सब मिलता है ना डेली का खाना, वैसे फ्रांस में पाव रोटी होता है डेली का खाना। अब क्या होता है वो तो अलग बात है। उस जमाने में आम जनता के लिए डेली के खाने में सबसे बढ़िया चीज पाव रोटी हुआ करता था, और जनता को कई दिन से पाव रोटी नहीं मिला था। अब जनता को पता चला कि मैडम जो है, मतलब मेरी एंतोइनेट रानी जो है फ्रांस की, ये बग्घी पे घूमने निकली है आज फ्रांस देखने के लिए फ्रांस कैसा है। तो सब क्या किया, सब महिला बूढ़े बच्चे को गोदी में ले लेकर और उस रोड के किनारे जाके खड़े हो गए जिस रोड से मेरी एंतोइनेट गुजरने वाली थी। सोची कि इतने अमीर घर की रानी है और खासकर महिला का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है, तो उन लोगों को लगा कि इनके सामने में जाएंगे तो हमें खाने को कुछ मिल जाएगा, कई दिन से भूखे थे, बच्चे भी भूखे थे। रोड के किनारे जनता खड़ी है, इनकी बग्घी आई तो लोग हाथ से हाथ हिला हिला के रोकने का प्रयास किए। तो उन्होंने, रानी ने अपनी बग्घी रुकवाई लोगों को देखकर, और समझ नहीं पाई लोग क्यों रुकवा रहे हैं। तो फिर पूछी कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो ये लोग जो थे ना उनसे ब्रेड मांग रहे थे। लोग कहते थे ब्रेड दो, ब्रेड दो, ब्रेड दो। और समझ लीजिए वो ये नहीं समझ पाई कि इनको कई दिनों से खाना नहीं मिला है, इसीलिए हमसे ब्रेड मांग रही है। इस बकलोल को ये लगा कि इन लोग ब्रेड खाते खाते ये लोग पक चुके हैं, तो बोला अच्छा ब्रेड नहीं खाना था, केक खा लो। समझ रहे हैं ब्रेड और केक में कितना अंतर होता है। उनको लगा कि इनका मन भर गया है, इनको ब्रेड खाने नहीं, तो बोले कि ब्रेड नहीं है, केक खा लो। ऐसी थी, इनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए पूरे फ्रांस में ये फेमस थी। इनका नाम था मैडम डेफिसिएट, बहुत फेमस गर्ल थी। इसके आगे आते हैं,
यही सब कहानी चलती रही। इनकी फिजूल खर्ची अलग, इनके रिश्तेदार समझते थे हम ही राजा हैं लुई 16वां के बदले। तो पूरे के पूरा राजघराना व्याप्त हो गया भ्रष्टाचार में। उसके बाद जो आम जनता थी, कहा जाता था फ्रांस में, 9th में ये सब पढ़ना है डिटेल में, कि पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और आम जनता कर देती है। मतलब ये 3 समुदाय में बटा हुआ था। चर्च में पादरी, अमीर आदमी को कुलीन कहते थे, और जो साधारण वर्ग था ना, केवल टैक्स उसी को देना पड़ता था। अब वो भी केवल टैक्स राजा को नहीं देता था, राजा को अलग टैक्स, चर्च वाले लेते थे अलग टैक्स, और सामंत लेते थे अलग टैक्स। सामंत का मतलब आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास 5 बीघा का जमीन है, एक और किसान है उसके पास 6 बीघा का जमीन है, एक और किसान है 10 बीघा का जमीन है, कुल मिला के 40-50 बीघा में 8-10 किसान हैं। तो क्या करता था राजा, इस सब जो जितना जमीन है 30-40 बीघा, जो 8-9 आदमी का जमीन है, इस सब का एक आदमी को मालिक बना देता था और उसको कहता था सामंत। मतलब जमीन आपका है लेकिन आप उस जमीन के मालिक नहीं हैं, आप केवल उसको जोतिएगा, उसमें उपजाइएगा, बस हो गया, मालिक सामंत होगा। तो सब अपना अपना टैक्स लेता था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप 100 केजी गेहूं उपजाते हैं तो लगभग 90 केजी कर में चला जाता था, टैक्स में 10 केजी मात्र बचता था। और बताइए सिर्फ 10 केजी में वो कहां से हो पाएगा। तो जनता एकदम त्रस्त हो चुकी थी, जनता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब भूख से तड़प रहे थे। और इसी के कारण एक क्रांति होती है, जो होती है 14 जुलाई 1789 को। थोड़ा सा इसके पीछे का आपको हम स्टोरी बताते हैं, ये शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई, जनता एकदम व्याप्त थी, उनको ब्रेड नहीं मिल रहा था खाने को, बच्चे भूखे थे, अब क्या करे। तो जनता में तो संख्या ज़्यादा होती है गरीबों की, ये सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके जो अमीर आदमी का ब्रेड का दुकान होता था ना, वो लूट लेता था। और ये घटना कंटिन्यू चलता रहा, खूब दुकान लूट लूट के बेचारा खाता था किसी तरीके से। ये बात राजा तक पता चला। राजा को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ विद्रोह है, जनता हमसे विद्रोह करना चाहती है, जनता हमारा विरोध करती है। इस पर विचार ही कर रहे थे राजा कि एकाएक एक लोग आता है, 2-4 लोग आता है और पूरे मोहल्ले में घूम जाता है शहर में, और सब अनाउंस कर देता है, वास्तव में है ये अफवाह फैला देता है कि हम लोग जो 2-3 दिन से दुकान लूट रहे हैं ना, उसके कारण राजा ने सेना को हम लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया है। अब जनता जैसे ये सुना कि हम पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है, सब एकदम आग बबूला हो गया। देखिए, जिसके पास कोई चारा नहीं होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। जनता को ये भरोसा हो गया था कि वैसे भी हम भूख से मरिए जाएंगे, और ऊपर से राजा गोली चलाने के लिए सेना भेज रहा है। तो जब मरना ही है, इधर गोली से मरना है, इधर भूख से मरना है, तो चलो हम क्यों मरे, हम मार ही देते हैं, लड़ लेते हैं। जिस जनता के हाथ में, यहां तक कि महिलाएं थीं उस भीड़ में, जो भी मिला उनके हाथ में, रोरा, पत्थर, बांस, बल्ला, जो कहिए, सब लेके लोग चल दिया। बगल में पकड़ा गया बास्तील का किला जो राजा का था। ये सब बास्तील के किले को चारों तरफ से घेर लिए और अंदर घुसकर सब प्रहरी को मार पीट के और सब कैदी छुड़ा दिए। सब कैदी का मतलब 7 ही कैदी थे, उसको भी आज़ाद कर दिया। उसके बाद उस किले में जितना कागज पत्तर रखा हुआ था कि किसके यहाँ कितना बाकी है, कौन सा जमीन किसका है, सब कागज पत्तर लेके जला दिया। अब बास्तील के किले को गिराकर राजा को जो झंडा था वो नीचे कर दिया और अनाउंस किया कि आज से फ्रांस आज़ाद हो गया, और पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल हो गया। ये दिन था 14 जुलाई 1789 का दिन, और यही है क्रांति का दिन। और इसी दिन के बाद फ्रांस 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आज तक मनाता है। इस बार तो मोदी जी चीफ गेस्ट में भी गए थे 14 जुलाई को फ्रांस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और वहां आके राजा और रानी को बंदी बना लिया गया। लेकिन बंदी बनाया गया, फिर बात हुई कि अब हम लोग बनाएंगे संविधान, और फ्रांस के लोगों ने संविधान बनाया। संविधान बनने के बाद राजा को रखा गया कि हाँ, राजा ठीक हैं, लेकिन जो अभी तक राजतंत्र था, राजतंत्र का मतलब राजा का राज, सिर्फ राजा ही है ऑल इन ऑल, अब उसके जगह पर संवैधानिक राजतंत्र हो गया। इसका अर्थ हुआ कि राजतंत्र तो रहेगा, राजा तो रहेगा, लेकिन नाम मात्र राजा रहेगा। सारा किसके अंदर रहेगा? संविधान के अंदर। राजा वही काम करेगा जो उसे संविधान कहेगा। समझ गए? इससे पहले यही राजा है लुई 16वां, देखिएगा, झपैत निरंकुश शासक है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, लेकिन अब इस पर अंकुश लगाएगा। ये कंट्रोल में रहेगा। किसके कंट्रोल में? तो संविधान के कंट्रोल में, याद रहेगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1 साल 2 साल बेचारा राजा देखता है, अच्छा जो रानी भी
जो इतने ऐशो आराम में इतने सालों से रहा था, इतना बड़ा साम्राज्य का एक राजा था, जो मन में आता था वो करता था, उस पर तुम प्रतिबंध लगा दोगे, उसे एक कमरे से बाहर नहीं निकलने दोगे, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो उसको बुरा लगेगा। तो हुआ ये था कि ये चुपके से बाकी देश सबको पत्र लिखा था, गुप्तचर के द्वारा भेजा था, ऑस्ट्रेलिया भेजा, इंग्लैंड भेजा, स्पेन भेजा था, बहुत जगह पत्र भेजा था कि देखो आज मेरा ये हाल हुआ है, कल तुम्हारा होने वाला है। ये मत समझो कि फ्रांस में केवल हम राजा मारे गए हैं, आज हमारी बारी थी, कल तुम्हारी बारी होगी। तो अभी जो मौका है, उस मौके में सब लोग मिलके मेरा साथ दो, तब जाके सबका राजतंत्र जिंदा रहेगा। ये गुप्त पत्र था, गुप्तचर के द्वारा भेजा गया था। लेकिन उस समय में वहां पर एक दल चलता था, जैकोबिन दल। आप लोग नाम खूब सुने होंगे जब भारत का इतिहास पढ़े होंगे, टीपू सुल्तान के बारे में। जैकोबिन दल था, और जैकोबिन दल का एक बहुत खतरनाक नेता था रॉबस्पियर। अमरीश पुरी समझ लीजिए, रॉबस्पियर इस पत्र का पता लगा लिया और इस पत्र को सार्वजनिक करके राजा और रानी पर मुकदमा चला दिया, और वो भी राष्ट्रद्रोह का, कि अपने राष्ट्र के लोगों के खिलाफ आप दूसरे राष्ट्र के सेना को बुला रहे थे मारने के लिए। राष्ट्रद्रोह का केस चलाया और केस में राजा और रानी दोषी साबित हुए। अब क्या था, अब तो पूरा का पूरा प्रूफ था, और अदालत ने, जनता ने जो कहिए उसने राजा और रानी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जैसे अपने यहां मृत्युदंड में फांसी मिलता है, वैसे फ्रांस में मृत्युदंड में गिलोटीन मशीन पर चढ़ा दिया जाता था। राजा और रानी को गिलोटीन मशीन पर चढ़ाना था, लेकिन जनता ने मांग की कि ये ससुरा इतने दिन से हमारा शोषण कर रहा है, इसको चुपचाप मत मारो, इसे राजभवन के बाहर चौराहे पर लटकाओ। राजा और रानी दोनों को पकड़ कर लाया गया, चौराहे पर लाया गया। पूरे फ्रांस के लोग आ गए थे, एक जगह जमा हैं, बीच में राजा और रानी खड़ी हैं, गिलोटीन मशीन है, और एक एक करके राजा और रानी को गिलोटीन मशीन पर चढ़ा दिया गया। और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। और ये जो निरंकुश शासक थे, जिनका नाम था लुई 16वां, और उनकी पत्नी मैरी, दोनों को मृत्युदंड दिया गया, और 1793 ईस्वी में दोनों को मौत की सजा हुई और दोनों को गिलोटीन मशीन पर चढ़ा दिया गया। और इस प्रकार बूर्बो राजवंश का जो ये राजा था, उसका अंत होता है। गिलोटीन मशीन आपको मन में चल रहा होगा कैसा होता है। देखिए गिलोटीन मशीन कैसा होता है। यहाँ छोटा सा हम फोटो बना रहे हैं। होता क्या है कि ऐसे करके एक स्टैंड होता है, स्टैंड के नीचे में लगा होता है, और यहाँ पर ऐसे करके मुंडी रखने वाला होता है। ऐसे नहीं जैसे हम लोग के यहाँ खस्सी का बलि दिया जाता है, मुंडी रखने वाला, ऐसे करके इसमें मुंडी रखा रहता है। इसके ऊपर एक ब्लेड लगा होता है, बहुत तेज ब्लेड होता है, ठीक है। इसमें मुंडी फंसा दिया जाता है, और एक रस्सी होता है, एक क्लिप होता है जिसे खींचा जाता है, और ये जो है ये धड़ाक से नीचे गिरता है और मुंडी पे लगता है, और मुंडी अलग और धड़ अलग। यह है गिलोटीन मशीन। इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलोटीन मशीन रखा गया। तो फ्रांस में सजा इसी पर दिया जाता था। अब देखिए, अब हीरो कौन बन जाएगा? रॉबस्पियर। क्यों? क्योंकि राजा जिसके प्रति सबके मन में गुस्सा था, उसको पकड़ के जनता के बीच में गिलोटीन पर चढ़ा दिया। पूरी जनता फैन हो गई थी रॉबस्पियर की, और जनता जय जयकार कर रही थी। वो मजा आ गया, कितना दिन से चाह रहे थे जाए जाए जाए, और वो भी बेचारी चली गई, मैरी एंटोनेट, जो कहती थी ब्रेड नहीं है, केक खा लो। समझ गए। और इस प्रकार फ्रांस राजतंत्र से आजाद हो चुका, और 1793 से 94 के बीच आतंक का राज्य रहा। अब आतंक के राज्य का मतलब, उससे तो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि 9th में पढ़ाना होता है। लेकिन आतंक का राज्य रॉबस्पियर का काल रहा। रॉबस्पियर हीरो हो गया। अब लफड़ा क्या था, लोग राजा से तो आजाद हो गए, लेकिन रॉबस्पियर, जो रॉबस्पियर के खिलाफ बोलता था, रॉबस्पियर उसको चढ़ा देता था गिलोटीन पे। हुआ यह था कि वो जो जैकोबिन दल था ना, उसमें कुछ लोग थे जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, उदारवादी थे, शांति वाले। वो उससे अलग होकर एक नया दल बना दिए थे, जिरोंदिस्ट वाले को पकड़ पकड़ के गिलोटीन पर चढ़ा रहा था। तो एक साल तक, 1793 से 94 तक रॉबस्पियर का काल रहा, और उस राज्य का नाम रखा गया आतंक का राज्य। इतना भय था फ्रांस में लोगों में। फिर 1794 के अंत में रॉबस्पियर और उसके 91 साथी को चुपके से रातों रात प्लानिंग के तहत पकड़ के भोर होने से पहले गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। ये रॉबस्पियर जो सबको गिलोटीन पर चढ़ाता था, वो 91 गो साथी के साथ अपने गिलोटीन पर भोरे भोर चढ़ गया, उसे चढ़ा दिया गया, और आतंक के राज्य को समाप्त किया गया। उसके बाद कुछ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, कन्वेंशन कहा गया उसको, और उसने फ्रांस में शासन शुरू किया।
ये शुरू करते करते बीच में एक लड़का आता है जो सेना में भर्ती होता है और धीरे धीरे अधिकारी बनता है। उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और वो मौका देखकर 1799 ईस्वी में सत्ता पर अधिकार कर लेता है। फ्रांस में कोई है नहीं हीरो, तो नया हीरो उभरेगा, और वो हीरो उभरा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में सत्ता पर अधिकार कर लिया, लेकिन खुद को फ्रांस में सम्राट घोषित नहीं किया है। अभी पहले वो चाहता है कि हम फ्रांस के जनता के दिल में बस जाएं, और उसने अपना सैनिक अभियान चालू किया। और यूरोप का शायद ही कोई कोई देश बचा जिसे नेपोलियन का सामना नहीं करना पड़ा और जो नेपोलियन से परास्त नहीं हुआ। उनकी एक कहानी आप लोग जानते होंगे। स्विट्जरलैंड का एक पर्वत था, उस पर्वत को पार करना था, और कहा जाता है कि आज तक उस पर्वत को किसी की भी सेना पार नहीं कर पाई थी। और नेपोलियन ने निश्चय किया था कि हम उसको पार करेंगे। नेपोलियन अपनी सेना लेके जा रहे हैं। अब सेना को पता है कि आज तक इस पर ढेरों राजाओं ने प्रयास किया है और कोई जिंदा वापस लौट के नहीं आया, एक भी सैनिक। तो वहां एक कुटिया है और कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। तो जब नेपोलियन की सेना जा रही थी तो बुढ़िया ने मना किया कि मत जाओ, हमने आज तक बहुत सारे सेना को इधर से जाते देखा है बेटा, लेकिन वापस आते किसी को नहीं देखा। नेपोलियन उन्हें कहता है कि तुम्हारा यह बेटा वापस आएगा, और नेपोलियन आगे बढ़ जाता है। जब आगे जाता है सेना के मन में डर है। डर इस बात का है कि आज तक कोई वापस नहीं आया, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। जब उस पहाड़ के आसपास पहुंचता है तो नेपोलियन से सेना पूछते हैं क्या यही पहाड़ है। नेपोलियन कहता है कि नहीं, ये वो पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ इस पहाड़ के बाद आएगा, जिस पहाड़ के बारे में तुम लोग जानते हो, जिसे भुतहा पहाड़ कहते हो। ये पहाड़ पार करो, वो सामने पहाड़ होगा, और तुम वहां जाके पहाड़ को देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि तुम इस पहाड़ को पार नहीं कर सकते हो, मर जाओगे, तो हम लोग वापस आ जाएंगे। अंधेरे का वक्त था, शाम के समय। आगे आगे नेपोलियन है और पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। रात भर सेना पहाड़ चढ़ती रही, कुछ सैनिक मरे भी, लेकिन रास्ते में जोश बढ़ाते रहा नेपोलियन बोनापार्ट कि तुम लोग इस पहाड़ में हार मान रहे हो, उस पहाड़ को कैसे पार करोगे। धीरे धीरे करके सुबह होते होते पूरी की पूरी सेना पहाड़ के उस पार थी। और जब सुबह का उजाला हुआ, सूर्य उगा और सेना ने देखा तो सामने खाली मैदान था, कहीं पहाड़ ही नजर नहीं आ रहा था। तो सैनिक ने पूछा नेपोलियन से, कहाँ है पहाड़, जिस पहाड़ के बारे में आप कह रहे थे कि इस पहाड़ के बाद आएगा, जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया। तो नेपोलियन ने कहा कि रात में जिस पहाड़ को हमने पार किया है, आज तक उसी पहाड़ को कोई पार नहीं कर पाया। ऐसा शक्तिशाली शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे भारत के इतिहास में आप चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन समुद्रगुप्त, इन सब का नाम जानते हो, उसी प्रकार दुनिया के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में बहुत सारा प्रदेश जीतने के बाद खुद को सम्राट घोषित किया। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित किया खुद को। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन ने कुछ नियम लागू किए गरीबों के लिए, गरीबों की भलाई के लिए। उसे कहा गया नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता, और यह भी उसने लागू किया 1804 में। मतलब एक नया संविधान, एक नया रूल नेपोलियन के द्वारा बनाया गया, जिसे नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है, वो लागू हुआ 1804 ईस्वी में। इसके बाद 1804 से लेके 1815 तक उनका राज्य चला और बहुत बेहतरीन चला। हर राज्य में एकीकरण करना हो, किसी राज्य को आगे बढ़ाना हो, सबको साथ लेके चलना हो। लगभग पूरे यूरोप पर अकेला राज कर रहा था, और उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। सारे बड़े बड़े देश परेशान थे नेपोलियन बोनापार्ट से, और नेपोलियन बोनापार्ट पराजित किसी से नहीं हो रहा था। अंतिम में 1815 की बात है, सोच लीजिएगा। 1815 में मैदान है वाटरलू का मैदान। इंग्लैंड की तरफ जाइएगा तो वाटरलू मिलता है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। वाटरलू के मैदान में नेपोलियन से युद्ध होता है। और देखिए युद्ध भी कैसा, एक तरफ नेपोलियन की सेना है और एक तरफ देखिए कितने बड़े बड़े देश हैं, इंग्लैंड की सेना, रूस की सेना, प्रसा आप नहीं जानते होंगे, जर्मनी का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था प्रसा की सेना, ऑस्ट्रेलिया की सेना। इस चार बड़े बड़े देश की सेना एक जगह, और सामने खड़ा है एक शेर, नेपोलियन बोनापार्ट। दोनों में भयानक युद्ध होता है, और उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है, जो उसके जीवन की पहली पराजय और आखिरी पराजय है। और इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट का अंत होता है। नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़कर मौत की सजा नहीं दी जाती है। इसका कारण इतिहासकार बताते हैं कि अगर उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट को मार देता तो हो सकता था जनता बहुत आक्रोशित हो जाती और विद्रोह कर देती।
इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़कर और सेंट हेलेना द्वीप जो अटलांटिक महासागर में है वहां पर भेज दिया जाता है। अकेला द्वीप पर कोई नहीं है, केवल एक आदमी रहेगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि 6 वर्ष के बाद नेपोलियन बोनापार्ट उसी द्वीप पर मर जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे जहर देकर मारा गया था और कुछ कहते हैं कि खुद मर जाता है। और इस प्रकार एक बहुत बड़े सूर्य का अस्त होता है और उस सूर्य का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए? और अब देखिए तो पूरा का पूरा फ्रांस एक बहुत बड़े शासक के हाथ में था, जो शासक कई सालों से पूरे यूरोप के राज्य को पराजित करके अपने अंदर में अधिकार करके रखा हुआ था और सब चाहता था कि हम इसका बदला लें। और अब नेपोलियन बोनापार्ट मारा गया तो ऑस्ट्रिया आइएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन का नाम रखा गया वियना कांग्रेस 1815 में, जिस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया था। उसी वर्ष 1815 में वियना सम्मेलन होता है। सारे देश को नहीं बुलाया जाता है, जो देश जीता था युद्ध नेपोलियन के खिलाफ केवल उसको इनविटेशन जाता है और वो सारे देश एक जगह आते हैं। देखिएगा, जो वियना कांग्रेस में, वियना सम्मेलन में राष्ट्र शामिल हुए थे वो था रूस, इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया। पराजित देश फ्रांस को नहीं बुलाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसलिए बता रहे हैं। वियना कांग्रेस में यही 4 राष्ट्र, जो 4 राष्ट्र मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे, वही 4 शामिल होता है। ये वियना है क्या? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही सम्मेलन होता है, इसीलिए सम्मेलन का नाम है वियना सम्मेलन, जो होता है 1815 में। याद रहेगा। इसकी मेजबानी किसने की थी? मेजबानी का मतलब होता है, एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान। मेहमान का मतलब अगर हमारे घर पे कोई आता है तो वो होता है मेहमान और हम होते हैं मेजबान। तो मेजबानी किसने की? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो ऑस्ट्रिया ने की। और ऑस्ट्रिया का कौन किया? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री मेटरनिक ने। शामिल कौन कौन से देश हुए थे तो आपको पहले ही बता चुके। जो देश नेपोलियन को हराने में शामिल था, जो विजेता देश था, वही सब इसमें शामिल हुआ था। रूस, इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया। और सब शामिल हुआ था फ्रांस से बदला लेने के लिए। और इसने फ्रांस का बंदर बांट कर दिया। इटली पर अधिकार हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट का, इटली का बंदर बांट कर दिया। हर देश को तोड़ कर रख दिया इन लोगों ने। तो इसके बाद वियना कांग्रेस के बाद क्या होता है? तो वियना कांग्रेस के सम्मेलन में यह फैसला होता है कि पुनः से पुरातन व्यवस्था लागू की जाए। पुरातन मतलब पूर्ण व्यवस्था। ये जो नेपोलियन आके 15-20 साल गड़बड़ किया है, ये सब खत्म। अब फिर से वही व्यवस्था, पुराना जमाना वाला। तो वियना कांग्रेस के बाद पुनः पुरातन व्यवस्था लागू की गई और इस प्रकार नेपोलियन युग का अंत हो गया और एक नया युग का प्रारंभ हुआ, जो युग का नाम रखा गया मेटरनिक युग। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसके नाम पर मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। तो इसीलिए आपसे कभी पूछे मेटरनिक युग कब से, तो भाई साहब नेपोलियन युग का अंत 1815 में, तो मेटरनिक युग शुरू होगा 1815 में। और ये मेटरनिक की मृत्यु होगी 1848 में। तो 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक युग रहेगा। मतलब यूरोप की राजनीति पर मेटरनिक का प्रभाव रहेगा। इसके बाद जैसे ही पुरातन व्यवस्था लागू की गई तो फिर से फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट तो चले गए, तो फ्रांस की गद्दी खाली है। तो फ्रांस की गद्दी पर फिर से, चूंकि पुरातन व्यवस्था है तो पुराना जमाना वाला, तो पुराना जमाना वाला कौन सा राजवंश? तो बुर्बो राजवंश। तो फिर से बुर्बो राजवंश के शासक को लाया गया और बुर्बो राजवंश के शासक लुई 18वां को राजा बनाया गया। तो फिर से फ्रांस में वापसी हो रही है बुर्बो राजवंश की, और बुर्बो राजवंश का राजा लुई 18वां गद्दी पर बैठा। यह है 1789 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। यह पहली क्रांति है जो फ्रांस में हुई। इसके बाद 2 और क्रांति होगी, उसकी कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से हाथ से नोट बनाइए, क्योंकि जो नोट आप पढ़ के बनाइएगा उससे अच्छा नोट कोई नहीं हो सकता। बहुत जगह किताब में लिखा मिलेगा, बहुत जगह PDF मिलेगा, लेकिन जितना महत्वपूर्ण, जितना बेहतरीन ये होता है अपने हाथ से लिख के बनाया गया, उतना बेहतरीन कोई नहीं होता है। ठीक है, हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि हम कहानी ज़्यादा सुनाते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ चल रहा है। इतिहास उतना बोरिंग नहीं है जितना बोरिंग आपको पढ़ाया गया है, बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।